हेलो एवरीवन, आई एम शिवम और आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक हम चैप्टर है उसका एक वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वन शॉट वीडियो का मतलब है कि पूरे एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, मतलब एक चैप्टर पूरे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और वो जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस सभी टॉपिक्स को हम एक बढ़िया से अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट और क्वेश्चंस ये दोनों चीज़ हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं और पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, जो कि आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम किसे कहते हैं और टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, क्या क्या कंडीशंस इसमें हम यूज करते हैं, तो क्या किस किस तरह के वेरिएशंस दिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला तो है इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद हम इसमें देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यदि हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग, मतलब उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसमें कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी। और जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे, जो डेली लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में बना करके और उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम के अंदर देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में तो हम देखेंगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। चलिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग जैसा कि आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग में दो मेथड आते हैं, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में आपने तीन मेथड पढ़े होंगे, एक तो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड और एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी में हमें क्या देखना है, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, तो वही हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन कब होगा और किसे हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन नाम देंगे और कब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा, या फिर इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन यदि बोला है तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें आप यूनिक सोल्यूशन, मेनी या इनफाइनाइट सोल्यूशन के बारे में, नो सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। और लास्ट वाला तो है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए तो हम आते हैं, सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशन क्यों नाम है। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमें लीनियर इक्वेशन बोलना होता है उस इक्वेशन को जिसकी वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो वहाँ से ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब इसमें ये है कि दो वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई, या कोई भी वेरिएबल हो लेकिन दो तरह के वेरिएबल होंगे, इसलिए है टू वेरिएबल्स। ठीक है, और पेयर की क्यों बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर हम दो इक्वेशंस, और दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होंगी, टू वेरिएबल्स में होंगी, और उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ हम सॉल्व करेंगे, इसलिए नाम यहाँ दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए
यहाँ पर लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कोई भी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। वही बात लिखी हुई है जहाँ पर ए बी और सी क्या हैं? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। जहाँ पर ए आपको दिख रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है? ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? ए, ठीक है। वाई का कोफिशिएंट कौन है? बी। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो जहाँ पर ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ए बी सी ये तीनों क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर तो हैं, लेकिन ए एंड बी कांट बी जीरो साइमल्टेनियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों रियल नंबर को तो बिलोंग करेंगे, लेकिन ए और बी इन दोनों की वैल्यू एक ही साथ 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि ए और बी दोनों को एक साथ यदि हम 0 रख देते हैं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं। एक्स का टर्म भी गायब हो जाएगा, वाई का टर्म भी गायब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए और बी दोनों एक साथ 0 तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी एक 0 हो सकता है। ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। वो अलग बात है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना बने, ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन बनेगी तो ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। वही बात लिखी हुई है। तो हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये क्या होता है? जिसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वही लिखा है फ्री ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर वही लिखा है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, और आर का मतलब रियल नंबर, बट ए एंड बी कांट बी 0 साइमल्टेनियसली या कांट बी साइमल्टेनियस 0, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए कुछ कंडीशंस हम इसमें अप्लाई करके चेक करते हैं, कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करके इसमें देखते हैं। चलिए पहली कंडीशन जैसा कि हमने बताया था कि ए और बी दोनों एक साथ 0 तो नहीं हो सकते, लेकिन ए भी 0 हो सकता है, एक बार बी भी 0 हो सकता है। लीनियर इक्वेशन के लिए ये कंडीशन है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में एक बार एक काम करते हैं, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेकिन बी को 0 ले लेते हैं, ठीक है। यदि ऐसा हम करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी? ए वाला पार्ट तो 0 नहीं होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि बी 0 है तो वाई 0 हो जाएगा, वाई का टर्म प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिलेगी। ये भी है लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये 1 वेरिएबल में, जहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस सी, ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, ये बनेगा। ये क्या है? ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू माइनस सी बाई ए है, और जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे x की वैल्यू केवल माइनस सी बाई ए हमेशा है। मतलब मान लेते हैं माइनस सी बाई ए कोई भी एक x की वैल्यू है, कोई भी है, इसका मतलब हमेशा x की वैल्यू वही होगी माइनस सी बाई ए। तो ये लाइन कैसी होगी? इस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू सेम होगी माइनस सी बाई ए, वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कैसी लाइन है? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। तो ये लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, यदि मैं ए को 0 रख दूं, बी को 0 नहीं रखूं, बी नॉट इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है? ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कैसे? यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, c को उधर भेजेंगे तो माइनस सी, b से डिवाइड करेंगे तो माइनस सी बाई बी। ये एक ऐसी लाइन है जिसपे हमेशा y क्या है? माइनस सी बाई बी है, ठीक है। तो हमेशा y माइनस सी बाई बी है, यानी कि ये वाली लाइन है। हमेशा y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, ठीक है। और ये लाइन कैसी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो ये लाइन कैसी है? ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये लाइन कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। चलिए एक काम करते हैं, एक बार c को 0 रखते हैं, एक बार
ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 0 और सी को एक बार 0 रख के चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। और ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होगी। किससे पास होगी, ओरिजिन से। और आपको पता है जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ओरिजिन है। 0,0 ये ओरिजिन होता है वो। तो ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होगी। या तो ये ऐसी लाइन होगी या फिर ऐसी लाइन होगी, लेकिन ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ए और बी पर कि वो लाइन कैसी होगी, लेकिन जैसी भी होगी ओरिजिन से पास होती हुई है लाइन की इक्वेशन है। तो जब भी जिस भी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। चलिए, एक और लास्ट कंडीशन क्या है, जब तीनों में से कोई भी 0 ना हो, यानी कि ए भी 0 ना हो, बी भी 0 ना हो और सी भी 0 ना हो। यदि ऐसी कंडीशन आई तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हो गए। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक। सिंगल इक्वेशन से 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल हैं, किसके, एक्स और वाई के, जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, तो एक सिंगल इक्वेशन से हम कोई भी डेफिनेट वैल्यू एक्स और वाई की नहीं बता सकते। इसीलिए हमें एक और लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में हो, इसी एक्स और वाई वेरिएबल में, उसकी हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसीलिए जो दूसरी इक्वेशन आई इसके साथ, तो 2 इक्वेशन हो गई, दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसलिए हमने नाम दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि जितने वेरिएबल्स का नंबर हो, कम से कम उतनी ही इक्वेशंस की आवश्यकता होती है उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चाहिए, ताकि हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की हम बात करेंगे, जिसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये वही लाइन लिखी हुई है जो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, it is called a linear equation in 2 variables because 2 unknowns x and y occurs only in first power। ठीक है, एक डिग्री में वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आगे लिखा है सिंस इट इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल्स देयरफॉर अ सिंगल इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए सो वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ इक्वेशंस दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसीलिए हम नाम देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात आ जाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने किसी को भी 0 कंसीडर करके नहीं चले हैं हम। ठीक है, चलिए, तो ये है पहली इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके और x और y फाइंड आउट करेंगे, जिसका नाम होता है सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके का हम यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई जिसका नाम है सोल्यूशन, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं मेथड्स की। यदि हम बात करें तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग की यदि हम बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 मेथड हैं। पहला है जिसे हम नाम देते हैं एल्जेब्रिक मेथड, और जो दूसरा है वो है ग्राफिकल मेथड। पहला है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब 3 मेथड होते हैं एल्जेब्रिक में भी। कौन कौन से, एक तो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स।
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल, ठीक है। तो हम केवल एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम देते हैं, दूसरा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, ठीक है, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड का भी नाम देते हैं। तो इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में इन दोनों इक्वेशंस, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन की का जो ग्राफ की यदि हम बारे में बात करें तो क्या होता है, लाइन होती है। ग्राफ कैसी बनती है, लाइन बनती है लीनियर इक्वेशन की। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाएंगे, मतलब 2 इक्वेशंस का मतलब दोनों लाइन होंगी। तो 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और वहाँ से देखेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, या एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि कोइंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भाई मेथड के बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या करना होता है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। मैं एक बार आपको रफली बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी एक इक्वेशन से, आइदर इक्वेशन से, या तो पहली इक्वेशन या फिर दूसरी इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को आप लीजिए, वहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में फाइंड आउट कर लीजिए। यानी कि यदि हम बात करें x की वैल्यू यहाँ से यदि हम पहली इक्वेशन को उठाते हैं तो x की वैल्यू y के टर्म्स में हम लिख दें। कैसे लिखेंगे, इस पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में और a1 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू y के टर्म में आ जाएगी। फिर उसी x की वैल्यू जो y के टर्म में हमने पहली इक्वेशन से फाइंड आउट किया है उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे क्या मिलेगा हमें, दूसरी इक्वेशन में x एलिमिनेट हो जाएगा, केवल दूसरी इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाएगी। और क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद उसी y की वैल्यू को इन दोनों की इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में यदि हम पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन 2 इक्वेशन है, पहली ये इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन है। बहुत ही सिंपल है और इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि x प्लस 4y की वैल्यू किसके बराबर है, 14 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या दिया इन्होंने, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है। ये दूसरी इक्वेशन है। एक काम करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x या y की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन में से हमें दूसरे के टर्म में फाइंड आउट करना होता है। चलिए एक काम करते हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं दूसरे के टर्म में। हमने x को लिख दिया तो x को क्या लिख सकते हैं, 14। इस पूरे को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4y। हमने x को y के टर्म में लिख दिया, आप y को x के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में हम इसी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस का 4y और पहले से माइनस 3y है इज इक्वल टू 5। इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, ये 98 माइनस का ये 28, ठीक है, y माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 31y इज इक्वल टू 5। y वाले टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से, क्या है, 98 माइनस 31y इज इक्वल टू 5। 91 माइनस 91 नहीं था 30, क्या था, 98 माइनस 31y,
98 माइनस 31y इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 98 माइनस का 5 इज इक्वल टू 31y, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 93 इज इक्वल टू 31y। यहाँ से क्या लिखेंगे, 93 अपॉन 31 इज इक्वल टू y, और यहाँ से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी y की वैल्यू को हम अगेन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, चाहे आपकी मर्जी जिसमें रख दीजिए। y इज इक्वल टू 3 जैसे ही आप पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 आप पुट करेंगे किस में, x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 में, x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 है। इसमें हमें y की वैल्यू क्या रखनी है, तो y की वैल्यू जितनी आ गई, कितनी आई 3, इसको हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से x प्लस 12 की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 12 की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस 12, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो x की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। और हमें सोल्यूशन ही बताना था सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, सो द सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना आया 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आया 3 आया। तो सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये एक ऐसा पॉइंट है, x कॉमा y यानी 2 कॉमा 3, जो कि दोनों लाइन पे या दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ होगा, ठीक है। और यदि हम ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, जो कि दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। और दोनों लाइन पे कोई एक पॉइंट कैसे लाई कर सकता है, जब वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, जो कि हम आपको ग्राफिकल मेथड में दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। यहाँ पर भी दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में हैं, इन दोनों को भी सॉल्व करना है। लेकिन अब की बार जो मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। मतलब इसमें कोफिशिएंट्स को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। कोफिशिएंट्स का मतलब हमने बता दिया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a क्या था, x का कोफिशिएंट, और b क्या था, y का कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन से या तो x का कोफिशिएंट हम इक्वल बनाएंगे या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। और इक्वल बनाने के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं, ठीक है, या तो किसी ना किसी x और x में से या y में से किसी इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में या तो पहले से ही सेम होगा, और सेम होने का मतलब है फिर हम चेक करेंगे कि क्या उन दोनों इक्वेशन को प्लस करने पे वो 0 बन रहा है या कैंसिल हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है, या फिर माइनस करने पे एलिमिनेट हो रहा है। और यदि x और y दोनों में से किसी भी का यदि कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन जिसमें इक्वल नहीं है, तो हो सकता है किसी एक इक्वेशन में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका कोफिशिएंट इक्वल बन रहा हो दूसरे वाले इक्वेशन में से, या फिर हो सकता है कि दोनों इक्वेशन में किसी न किसी अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने पे किसी एक वेरिएबल की का जो कोफिशिएंट है वो आपको सेम नज़र आ जाएगा। उसके बाद हमें प्लस या माइनस करके चेक करना है कि कैसे वो वेरिएबल एलिमिनेट होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है 9x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 13x प्लस का 7y इज इक्वल टू 101, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 9, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 13, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 4 नहीं -4, ठीक है। कोफिशिएंट ऑलवेज साइन के साथ हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, लेकिन यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -8 बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर यदि x का कोफिशिएंट की बात करें 13 है, y के कोफिशिएंट क्या है 7 है, लेकिन हमें x या y में से किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, पहले से तो नहीं है, ना ही y का है ना ही x का कोफिशिएंट सेम है। तो हमने बताया है कि या तो किसी एक इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए इक्वल बन रहा है क्या। तो हम किसी भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई करें पहली इक्वेशन में तो ना ही x का कोफिशिएंट बराबर होगा ना ही y का कोफिशिएंट बराबर होगा। यदि हम दूसरी इक्वेशन में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोशिश करें कि इक्वेट बराबर हो जाए x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो
ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको किसी न किसी अलग अलग नंबर से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोफिशिएंट बराबर मिल जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट दोनों में से देख लीजिए 4 है 7 है, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों का एलसीएम 4 और 7 का एलसीएम कितना बनता है 28। इसका मतलब है कि y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में भी 28 बना दें और दूसरी इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 28 बना दें बाई मल्टीप्लाइंग एनी नंबर जो कि पॉसिबल हो। इसको 28 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे मल्टीप्लाई करें 7 एंड इक्वेशन 2 बाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें 4। इक्वेशन 1 में यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 2 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो y का कोफिशिएंट 28 पहले में भी बन जाएगा और दूसरे में भी 28 बन जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन से क्या मिलने वाला है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो यहाँ बन जाएगा 63x और यहाँ बन जाएगा माइनस का 28y इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से 56। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में से किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो कितना बनेगा 52x प्लस का 28y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 404, यही बनेगा क्या। अब आपको देखिए y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो गया। अब क्या करें कि ये एलिमिनेट हो जाए y, तो हमें दिख रहा है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यदि मैं जोड़ दूं, इसको चलो नाम दे देते हैं थर्ड, इसको फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूं तो ये y हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना बन जाएगा, इसको यदि ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 5 और 6 कितना होगा 11 इज इक्वल टू इधर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा और ये 6 और ये 4, यही मिलेगा क्या, बिल्कुल। यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू कैसे आएगी, तो x इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाई 115, कितनी बार में कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, आगे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, y की x की वैल्यू क्या रखनी है 4, यानी कि 9 इंटू 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस का 4y इज इक्वल टू 8, y वाले टर्म को राइट साइड शिफ्ट करिए, 8 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करिए, तो माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, ये माइनस होके कितना बनेगा, तो ये माइनस होके बनेगा 28 इज इक्वल टू 4y, 28 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई, और x की वैल्यू कितनी मिली थी 4 मिली थी पहले ही। इसका मतलब x और y का ही हमें फाइंड आउट करना है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे आगे सो द सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7, यही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और हमेशा आंसर को आपको बॉक्स में बंद करना है हमेशा, ताकि कॉपी चेक करते वक्त जो एग्जामिनर है उसको ये दिखे आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। तो आपने क्या देखा अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, जिसमें से किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे थे, तो एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन रही थी, वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, फिर किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो वही क्या है सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि आपको गिवन है। ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या यूज किया, x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट किया, यानी कि उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व ही किया, लेकिन यहाँ पर बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड हमने अप्लाई किया था। ठीक है, चलिए मकसद एक ही है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन यदि आपके एग्जाम में प्रॉपर वो मेंशन है कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड कि आपको यूज करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और यदि मेंशन है कि बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज करना है तो यही मेथड यूज करना है, और यदि मेंशन ही नहीं है कि कौन से मेथड से करना है
तो फिर आपकी मर्जी, आप जिस भी मेथड का यूज करें, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व दीज इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ पर मेथड भी नहीं पता, यहाँ पर मेथड मेंशन नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी। आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन, बाय कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 37, इसका कोफिशिएंट 43, इसका कोफिशिएंट 43, इसका कोफिशिएंट 37, बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं और सारे कोफिशिएंट लगभग क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, मतलब कुछ भी कॉमन ओमन नहीं है। और यदि इनके कोफिशिएंट को हम इक्वेट करने बैठें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यदि एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा तो इस इक्वेशन में 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर बनेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन उलझन वाली हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको दिखे, लेकिन सॉल्व तो करना है, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, जब भी ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिख जाए जिसमें एक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, और बड़ा बड़ा नंबर कोई दिख रहा है जो कि मतलब बहुत ही डिफिकल्टीज आएगी आपको कैलकुलेशन में। तो जब भी इस तरह का दिखे, वह मतलब कोफिशिएंट का इंटरचेंज दोनों इक्वेशन में है और बड़े बड़े नंबर हैं कोफिशिएंट के रूप में, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी इक्वेशन गिवन है, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इससे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक अलग नई इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अगेन हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद एक और अलग इक्वेशन बनाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जगह हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन को आसान बनाना है, तो आसान बन जाएगा। कैसे, जब भी इसको ऐड करेंगे, देखिए 37 यहाँ लिख देते हैं, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरी इक्वेशन क्या है, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 7 3 10 की 0 और 4 और 3 7 7 और 1 8। ठीक है, 80 बनेगा ये। x प्लस का ये भी कितना बनेगा, ये भी 80 बनेगा, इज इक्वल टू इसको ऐड करिए तो 0 बनेगा, 4 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 80 कॉमन आ गया, क्या 80 कॉमन आते ही ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। 80 से जैसे ही डिवाइड करेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 80 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 3 बार में। तो एक इक्वेशन देखिए बहुत ही आसान इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वैसे ही जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यहाँ तो लिखिए 37x प्लस का 43y इज इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 43x प्लस का 37y इज इक्वल टू 117। जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस आप क्या मिलेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो माइनस आप क्या मिलने वाला है, माइनस आप 6x बनेगा। यहाँ से प्लस आप 6y मिलेगा और इसको जैसे माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 कॉमन आ गया, क्या 6 कॉमन ले लें या फिर -6 या 6 ही कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, -x प्लस का y इज इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। 6 से 6 को कैंसिल करेंगे 1 बार में, तो यहाँ पर -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो देखिए दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों ही आसान है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जो भी मेथड आपको आता है सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, मतलब यदि हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो x का कोफिशिएंट तो 1 1 ही दोनों जगह है न्यूमेरिकल वैल्यू। या फिर इन दोनों इक्वेशन को आपको दिख रहा है एक में +x है एक में -x है, तो एलिमिनेट करना है x को, तो क्या काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 है। दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल होगा, 2y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/2। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/2। ठीक है,
क्योंकि इनको ऐड करेंगे x कैंसिल होगा, 2i की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9/2। वापस से इसी y को पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में यदि आप पुट कर देंगे तो x प्लस 9/2 इज इक्वल टू क्या है 3 है, इसको आप उधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस 9/2 क्या बनेगा ये -3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आ गई -3/2, y की वैल्यू आ गई 9/2। तो लिखेंगे सो द सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे। x है -3/2 और y है 9/2, -3/2 और ये है 9/2। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे, स्टार लगा सकते हैं, यहाँ आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यही है x और y को सॉल्व करना। तो जब भी इस तरह का कोफिशिएंट आपके सामने आए तो हमें दोनों को ऐड करके एक अलग इक्वेशन बनानी है। तीसरी, दोनों एक दूसरे में से मतलब किसी में से दूसरे को माइनस करके एक अलग इक्वेशन बनानी है। फिर उन दो नई इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x और y की वैल्यू आएगी वही उस ओरिजिनल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ से भी x और y की वैल्यू वही आएंगी। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यहाँ पर मेंशन है, उसको यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी वेरिएबल फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे और जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में पहुंच जाए, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाए तो हमें 1 डिनोमिनेटर को कुछ नया वेरिएबल मान करके और आगे बढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि इसको आप यदि एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम तो प्रोडक्ट आएगा, तो एक्स वाई का टर्म आ जाएगा, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों का वेरिएबल, तो वहाँ डिग्री 2 लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा ही नहीं। इसलिए हमें जब भी इस तरह के फॉर्म में जब भी इक्वेशन सामने आएंगी जहाँ पर वेरिएबल कहाँ होगा डिनोमिनेटर में, तो हम 1 डिनोमिनेटर को कुछ अलग मानेंगे, कुछ अलग। तो इसमें क्या करेंगे, लेट 1/3x + 4y इज इक्वल टू a हमने मान लिया, एंड 1/4y - 3x इज इक्वल टू b ये हम मान के चलेंगे। लेट कर लिया, जैसे ही इसको लेट किया तो इसको हम गिवन इक्वेशंस में जैसे ही पुट करेंगे, तो चलिए मैं इसमें जैसे ही पुट करेंगे इन इक्वेशंस को, या इस जो भी हमने एजम्पशन माने हैं इसको यदि हम पुट करते हैं दोनों साइड। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन दी है, वेयर 3x + 4 इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 4y - 3x नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि किसी भी यदि ये 0 ये कंडीशन यदि एप्लीकेबल नहीं होती यहाँ पर, तो x तो वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पेयर आता जिसमें 3x + 4y की वैल्यू 0 बन जाती, और यदि ऐसा होता तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता, और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 बनता तो वो डिफाइन है क्या, नॉट डिफाइन, इसलिए ये कंडीशन देना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी हमने एजम्पशन माने हैं इसमें हम पुट करते हैं, तो दो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी। कहाँ क्या बनेगी, यहाँ बनेगी 42a + 52b इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही बनेगी क्या, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ से कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से बनेगी 7a + 13b इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब इन दोनों को बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड आपको सॉल्व करना है, तो क्या काम करें, यहाँ पर एक का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है 42 है। ए के कोफिशिएंट को क्या करें, इक्वल कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 42 बन जाए, 6 से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 बाई, किससे मल्टीप्लाई करें, 6। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या बनेगा आपके सामने 42a प्लस में क्या बनेगा, ये 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 78b इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ये बनेगा जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, तो एक नई इक्वेशन ये बन गई, और इसमें हम इस इक्वेशन को इसके साथ ले लेते हैं यहाँ पर 42a + 52b इज इक्वल टू 5। कब ये एक एलिमिनेट होगा, जब हम माइनस करेंगे। चलिए इसको माइनस 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 कर देते हैं, इससे कैंसिल हो गया। 78 में से इसको माइनस करते हैं, यहाँ बना 6, यहाँ बना 2b इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/26। जैसे ही b की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन
1 या 2 किसी में रख लीजिए, चलिए 2 में रख लेते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन आपको आसान लग रहा है कोफिशिएंट के टर्म में, तो उसी में हम वैल्यू रख देंगे। तो b की वैल्यू 1/26 किस में हम रख देते हैं, 7a + 13b = 1 में। 7a + 13b 7a + 13b = 1 में हम b की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/26। तो 7a + 13 × 1/26 = 1 है। कैंसिल आउट होगा ये कितनी बार में, 2 बार में। तो क्या बना यहाँ से, 7a + 1/2 = 1। 1/2 को उधर लेके जाइए तो 1 - 1/2, 7a की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/14 क्या मिलेगी, तो 1/14। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, लेकिन ना ही a पूछा था ना ही b पूछा था। ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया था अपनी तरफ से, ठीक है। तो a और b को भी हटाना होगा। हमने क्या माना था, हमने माना था a = क्या माना था, 1/3x + 4y 1/3x + 4y, और a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/14 के। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3x + 4y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 14 मिल जाएगी। सिमिलरली b = हमने क्या माना था, 1/1 क्या था, 4y - 3x 1/4y - 3x। लेकिन ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 1/26 की वैल्यू 26 आई थी b की वैल्यू। यहाँ से यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, 4y - का 3x = 1 क्या मिलेगा यहाँ से, 26। एक इक्वेशन ये मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको यदि सॉल्व करना है तो क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दे। देखिए यहाँ -3x, यहाँ 3x है, तो जैसे ही इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 3x से -3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4y + 4y किसके बराबर आएगा, 8y = क्या मिलेगा, 14 + 26, ठीक है। तो 8y की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 40। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। y की वैल्यू 5 आते ही किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द इक्वेशन ऑफ y = 5 इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 5 इन, इसको कोई भी नाम दे देंगे इक्वेशन का। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3x + 4 × y की वैल्यू 5 = 14। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x = 14 - 20। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या मिला, -6। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा, -2। तो सोल्यूशन में क्या मिला, सोल्यूशन है x = -2 एंड y = 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, x = -2 एंड y = 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखेगा तो हमें किस 1 डिनोमिनेटर को कोई और वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। फिर उन दो अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म को या उनकी इक्वेशन को सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन कंपेयर करके एक्स और वाई में अगेन लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राफिकल मेथड। अगला क्या है, ग्राफिकल मेथड है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब हम ग्राफ बनाएंगे, उन लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है x - y = 1, दूसरा है 2x + y = 8, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं x - y = 1 है, और दूसरा क्या है, दूसरा है 2x + y = 8 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या, इस इक्वेशन से हम बनाते हैं x की वैल्यू 1 + y लिखते हैं। यहाँ से फिर चेक करेंगे, यहाँ से हम काम करते हैं y = 8 - 2x लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक बनाएंगे छोटा सा टेबल, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। कम से कम 3 पेयर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसमें भी एक छोटा सा बनाएंगे टेबल, कम से कम 3 पेयर यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। इस इक्वेशन में यदि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू मैं क्या रखूँ, y की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो x क्या आएगा, यहाँ से x आएगा 1। y की वैल्यू यदि मैं 1 रखूँ तो x कितना आएगा, 2। y की वैल्यू यदि मैं 2 रखूँ तो x कितना आएगा, 3 आएगा। यही आएगा क्या। चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो हमारे पास 3 पेयर बन गए। अभी हम देखेंगे कि क्या करेंगे इसमें। यहाँ से x और y का पेयर क्या बना, पहला तो 1, 0, दूसरा क्या बना 2, 1, और तीसरा क्या बना 3, 2। यहाँ से देखिए x की वैल्यू जैसे ही हम 2 पुट करेंगे, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर पुट करना है ताकि वैल्यू बहुत बड़ी ना आए,
क्योंकि हमें उसको ड्रॉ करना है। एक्स की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करेंगे यहाँ क्या बनेगा 4, तो 8 माइनस 4 वाई की वैल्यू क्या आएगी 4। जैसे ही एक्स की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कब? जब एक्स की वैल्यू 4 हमने पुट किया। जैसे ही एक्स की वैल्यू यदि मैं 3 पुट करूँ तो 8 माइनस 6 कितना बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 पुट करते ही वाई की वैल्यू क्या बनेगा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पेयर बना क्या बना 2,4 और 4,0 और यहाँ 3,2, तो ये 3 पेयर बन गए। अब एक काम करते हैं, हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, स्केलिंग आप कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको यदि 0 मानते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 ऐसे। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलते हैं। एट, आगे देखेंगे यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमने जब भी इसमें रखा y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 बना। जैसे ही हमने y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू 2 बना, y इक्वल टू 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी बनी 3 बनी। यहाँ पर x की वैल्यू यदि 2 रखा तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं पहली वाली लाइन से हमें ये पेयर मिले, इसको ड्रॉ करते हैं। 1,0 कहाँ होगा 1,0, ये रहा, x 1 है और y क्या है 0 है। दूसरा क्या है 2,1, 2,1 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, ये क्या है 2,1 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 3,2, तो 3 पे 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 3,2, तो तीनों को हमने ड्रॉ कर लिया। जैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है ये नहीं पता। ठीक है, वाई एक्सिस को क्या कर रही है कट कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर यदि इस पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब इसमें यदि मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँ, एक और पॉइंट आप ले सकते हैं, कब, एक्स की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0, -1 है, 0, -1 है, 0, -1 है, 0, -1 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए इसको मान लेते हैं L1 है, लाइन 1, इसको मान लेते हैं ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब दूसरे लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2,4 दिखाना पड़ेगा आपको। 2 पे कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है, तो ये रहेगा 2,4 यहाँ पर 2,4। आगे बढ़ते हैं 4,0, तो 4,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3,2, 3,2 कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से भी जाने वाली एक लाइन लिखना हमें बनानी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं। ये इस तरह से लाइन जाएगी। जैसे ही आप इसको ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए, और ये लाइन जो है वो कट करेगी यहाँ पर 8 पर। कहाँ कट करेगी 8 पर, कैसे पता चलेगा, ये भी वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0 होता है। जैसे ही इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिलेगी, यानी कि ये क्या है वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, और हमने बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर लाई करे। तो ये है L2 की इक्वेशन और ये है L1, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, यहाँ मिला। और ये क्या पॉइंट है, एक्स पे 3 है और वाई पे क्या है 2 है, यानी कि 3,2, इसमें ये क्या है x है और ये क्या है y है। इसका मतलब सोल्यूशन क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या मिला 2 मिला। यही क्या है सोल्यूशन है, यही क्या है सोल्यूशन है। ठीक है, तो पूछा क्या था, इनको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू मिलेगी 3,2, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। चलिए आगे क्या पूछा है, सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइन्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, दीज टू लाइन्स और वाई एक्सिस, यानी इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया ये रहा, इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया ये है
यहाँ तक, इनको शेड करना है और उसके बाद क्या करना है, इसका एरिया भी बताना है। कैसे बताएंगे, ये आप देखो एक ट्रायंगल बन गया, एक क्या बना, ट्रायंगल बना, और जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल का ही एरिया आपको निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यदि हम बात करें एरिया, तो एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया की, शेडेड एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो हाफ बेस की यदि बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से, y इज इक्वल टू 8 से लेकर y इज इक्वल टू -1 तक कितनी डिस्टेंस है, 9। तो लेंथ क्या है, y यानी बेस की 9, और हाइट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, x वाली लाइन, x वाली लाइन पे क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या होगा 3, ठीक है। ये एरिया बन गया कितना, 27/2 यानी कि 13.5 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। तो 13.5 स्क्वायर यूनिट क्या होगी, एरिया होगी। तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बाई ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों लाइन की इक्वेशन को हमें ग्राफ पेपर पे बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, पेयर हम लेंगे कम से कम 3 लाइन, मतलब कम से कम 3 पेयर लेंगे एक्स और वाई का, पहले से भी दूसरे से भी, उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। उसके बाद उन लाइन उन पॉइंट से जाने वाली लाइन हम स्केल से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कट कर रहा है। उसके बाद यदि ये इस रीजन का एरिया पूछा है, शेडेड एरिया, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल बना है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपको ये मिल जाएगा और हाइट ये, ठीक है। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया, सॉल्विंग मेथड हमने देख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें देखना नहीं है, तो दोनों मेथड देख लिया, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो था वो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या है कि इन दोनों जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है सॉल्यूशन मिले, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो कभी कभी सॉल्यूशन मिलता है, कभी कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब कभी कभी एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसी बिहाफ पर है ये। चलिए मैं बता देता हूँ क्या है। यदि हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी या कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि सॉल्यूशन मिलेगा, पहली कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, या फिर एक तरह से हम इसको देखें तो 3 पार्ट में, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, बताता हूँ अभी 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। कंडीशन यही है, एक तो सॉल्यूशन मिले, दूसरी कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सॉल्यूशन एक ही मिले। यदि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हैव मतलब दो इक्वेशन क्या थी, पहला था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा था, दूसरी इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन थी। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हो सकता है कि हैव यूनिक सोल्यूशन, हैव यूनिक सोल्यूशन, या मतलब केवल एक ही सोल्यूशन है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है हैव मेनी सोल्यूशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आए, और मेनी सोल्यूशन का नाम हम दूसरा भी देते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन अभी समझेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बोलते हैं। या तो एक सोल्यूशन मिलेगा या फिर मेनी सोल्यूशन का मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तीसरा क्या है, हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ही ना हो, हैव नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक कंडीशन तो ये है कि एक सोल्यूशन मिले, दूसरा कंडीशन क्या है, जब एक से ज़्यादा सोल्यूशन यानी मेनी सोल्यूशन मिले। जब एक सोल्यूशन मिलेंगे उसका नाम हम देते हैं एक स्पेशल नाम यूनिक सोल्यूशन, दूसरा जब मेनी सोल्यूशन मिले उसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और तीसरा है नो सोल्यूशन का केस, ठीक है, मतलब कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है। चलिए, यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है जब भी सोल्यूशन आपको मिलेगा, या तो एक मिले या इनफाइनाइट मिले। तो सोल्यूशन यदि मिल रहा है तो इस दोनों को हम नाम देते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, एक अलग नाम है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, प्रूव करिए, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बताइए। तो जब भी सॉल्व करने पे सोल्यूशन मिले, एक मिले या इनफाइनाइट मिले, तो हम उसको नाम देंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन। जब भी सोल्यूशन ना मिले इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो एक है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दूसरा है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन में 2 आ गए, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है।
अब बात आती है कि यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो क्या होगा और नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा, जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा, जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, जब भी नो सोल्यूशन का केस होगा, तो क्या होगा, हम क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखते ही पता कर सकते हैं, या फिर ये कंडीशन यदि अप्लाई कर दिया, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर दोनों इक्वेशन है, एक तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, यहाँ पर a1 a2 क्या है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन में a2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन में b1y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है, दूसरी इक्वेशन में a2 x का कोफिशिएंट है, b2y का कोफिशिएंट है और c2 क्या है, कांस्टेंट है दूसरी इक्वेशन का। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है कि यदि जब भी यूनिक सोल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है, मतलब जब भी बोला गया क्वेश्चन में कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब ये कि एक कंडीशन होगी ही होगी, ये मस्ट है। या फिर यदि ये कंडीशन आपको इक्वेशन में नजर आ रही है, ये कंडीशन, तो पहले से ही आपको दिख जाना चाहिए कि इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन यदि x की वैल्यू एक ही मिलेगी और y की भी वैल्यू एक ही को ही मिलेगी। ठीक है, तो वाइस वर्सा है, या तो बोला गया है कि यूनिक सोल्यूशन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ये बोला गया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई दिख रहा है आपको, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए, यदि मेनी सोल्यूशन का केस है तो मेनी सोल्यूशन का केस है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मेनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है। मतलब यदि बोला गया है कि मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा ही होगा, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, नो सोल्यूशन की यदि बात करें तो ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन दिख रही है आपको इक्वेशंस में तो नो सोल्यूशन होगा, यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, और यदि बोला गया है कि नो सोल्यूशन है इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगेन हम इस कंडीशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। नो सोल्यूशन, सॉरी, यूनिक सोल्यूशन जो था, यूनिक सोल्यूशन में तो हमने देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस ये कंडीशन से जो भी आ जाए। ठीक है, दूसरा था मेनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें जो कंडीशन थी वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 भी है एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्या था, अगला था नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में क्या था, नो सोल्यूशन के केस में था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो, लेकिन b1 अपॉन b2 जो है वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए एक साथ। ठीक है, इसके यदि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ऐसा कब पॉसिबल है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब है वो दोनों लाइन जो हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। मतलब हो सकता है ये L1 है लाइन 1 और ये लाइन 2 है, तो दोनों इंटरसेक्टिंग होंगी तभी एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा। मेनी या इनफाइनाइट सोल्यूशन कब पॉसिबल है, अच्छा मेनी को ही इनफाइनाइट क्यों बोला गया, इनफाइनाइट क्यों बोला गया, इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशन का एक और नाम है कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में कोइंसिडेंट करेंगी या एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप होगी। ठीक है, मतलब यदि एक लाइन की इक्वेशन ये है L1 तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी L2, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे इस पे। ठीक है, तीसरा है नो सोल्यूशन कब पॉसिबल है, नो सोल्यूशन का केस तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन क्या हो जाएं, कट ही ना करें एक दूसरे को। कट नहीं करने की कंडीशन क्या होती है, तो दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट ही ना करें, तो कोई भी सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है और ये कंडीशंस थी। चलिए अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वही सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए आगे आ जाते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर गिवन है यूनिक सोल्यूशन है तो आपको बताना है k की वैल्यू। चलिए यूनिक सोल्यूशन है, यहाँ पर एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है।
ठीक है। इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू, या इधर कर लेते हैं इसको, चलो c1। एक काम करते हैं, जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं एक बार। इसको लिखेंगे 3x प्लस का 5y, इस 12 को इधर लेके आते हैं, -12 इज इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ लिखा है 4x माइनस 7y माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है। यदि कंपेयर करेंगे आप तो यहाँ से a1 क्या है 3 है, b1 क्या है 5 है और c1 क्या है -12 है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a2 क्या है 4 है, b2 क्या है -7 है और c2 क्या है, c2 है माइनस का k। और यहाँ गिवन है कि यदि यूनिक सोल्यूशन है, फॉर यूनिक सोल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन द कंडीशन इज, कौन सी कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन के लिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही है। इस कंडीशन को आप बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू रखिए 3 और a2 की वैल्यू क्या होगी 4 और b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू क्या है -7। देखिए ये बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ 3/4 है, यहाँ -5/7 है। इसका मतलब ये कि ये बराबर ही नहीं है। और यदि ये बराबर ही नहीं है तो ये कंडीशन तो पहले से सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये पहले से ही सेटिस्फाई कर रहा है तो k का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर k का तो कोई लेना देना है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, k तो कुछ भी हो सकता है, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, k विल बी एनी रियल नंबर। तो आंसर में क्या होगा, k की वैल्यू क्या है एनी रियल नंबर, यानी कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी हो सकता है k रियल नंबर। ठीक है। k से कोई मतलब नहीं है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है, k से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी k जो है x या y के कोफिशिएंट के टर्म में यदि दे दिया, k जो है x और y के कोफिशिएंट के टर्म में यदि कहीं दे दिया है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वहां से वैल्यू आती है k इज नॉट इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा, वहां पर क्या होगा, जैसे इन केस मान लेते हैं x या y में से कोई भी k होता, इन केस x या y में से कोई भी k होता, जैसे मान लेते हैं यहीं पर यदि मैं एक और यहीं पे इक्वेशन इसी को लिख दूं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 और 4x माइनस ky इज इक्वल टू 4 लिख देता हूं, चलिए कुछ भी मतलब मान लेते हैं। और यदि इसमें बोला गया कि यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4 इज नॉट इज इक्वल टू 5/-k, यही तो लिखेंगे ना। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k इज नॉट इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 20/3, यानी कि k इज नॉट इज इक्वल टू -20/3। ये भी हो सकता है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि k कांस्टेंट में देगा, हो सकता है x या y के कोफिशिएंट के रूप में दे दे। अच्छा, यदि इस तरह का होता क्वेश्चन तो क्या बनता है यहाँ पर k नॉट इज इक्वल टू -20/3। इसका मतलब क्या है, k -20/3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, केवल -20/3 नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे वहाँ पर आंसर में, k विल बी एनी रियल नंबर अदर देन -20/3। मतलब सभी रियल नंबर में से केवल -20/3 को हटा देना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो जब भी k इंडिपेंडेंट हो जाए x y से तो कुछ भी हो सकता है k रियल नंबर। यदि k x y के कोफिशिएंट के टर्म में आए तो k नॉट इज इक्वल टू जो भी आएगा उसके अलावा कुछ भी k हो सकता है रियल नंबर। ठीक है। चलिए, तो दोनों केस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हमें लगाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहला है kx प्लस का 4y, इसको हम इधर लेके आते हैं तो माइनस का k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है 16x प्लस का ky माइनस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली और ये दूसरी। यदि दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशन द कंडीशन इज, कंडीशन कौन सी है, आपने पढ़ा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। तो चलिए इस कंडीशन को रख देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
यहाँ से कंडीशन रखेंगे तो A1 क्या है, K है, K अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 अपॉन K इज इक्वल टू माइनस K माइनस 4 अपॉन माइनस K, यही है, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, चलिए तो एक बार तो हम इन दोनों को लेंगे और दूसरी बार इन दोनों को, जैसा कि हमने बताया था दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक ही साथ। तो क्या है, K/16 क्या है, K/16 इज इक्वल टू 4/K, K/16 इज इक्वल टू 4/K है, यही है। इसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, K स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यहाँ से K यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 8। ठीक है, यानी कि K की वैल्यू या तो 8 हो जाए या फिर K की वैल्यू -8 हो जाए, ऐसा कहना है पहली कंडीशन का। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है K/4/K इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, K माइनस 4 अपॉन K, यानी कि 4/K इज इक्वल टू क्या था, K माइनस 4 अपॉन K, यही था, एक बार देख लेते हैं, K माइनस 4 अपॉन K। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 4, K से K को कैंसिल कर दें, चलिए इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 4K इज इक्वल टू, एक काम करें, K से K को हम कैंसिल, यहाँ पर K स्क्वायर नहीं है सॉरी, K माइनस का है 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या K से K को कैंसिल नहीं करते, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए तो क्या बन जाएगा, K स्क्वायर माइनस का 4K, इसको उधर ले जाके भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, K स्क्वायर माइनस का 4K माइनस का 4K माइनस का 8K इज इक्वल टू 0। काम करते हैं, K को कॉमन लेते हैं तो K माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, जब K इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर K माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, K इज इक्वल टू 0 या फिर K इज इक्वल टू 8। यहाँ पर पहली कंडीशन कह रहा है K की वैल्यू 8 हो जाए, -8 हो जाए, दूसरी कंडीशन कह रहा है K की वैल्यू 0 हो जाए या फिर K की वैल्यू 8 हो जाए। क्या K की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, देखते हैं। K की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ 0 कर देंगे, K की वैल्यू जैसे ही यहाँ 0 कर देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचेगा ही नहीं। इसका मतलब K तो 0 नहीं हो सकता, K तो 0 नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा है K 8 हो जाए, यहाँ कह रहा है K 8 हो जाए या K -8 हो जाए। हमें पता है कि दोनों कंडीशन एक ही साथ सेटिस्फाई करनी है, यानी कि एक ही पॉसिबल होगा। तो K की वैल्यू जो यहाँ भी कॉमन है, K की वैल्यू जो यहाँ भी कॉमन है वही पॉसिबल है। इसका मतलब K की वैल्यू क्या होगा, तो K की वैल्यू 8 होगा। सो फॉर K इज इक्वल टू 8 दिस गिवन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये हमें लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का यदि हमें केस को डिस्कस करना है, नो सोल्यूशन का केस यदि डिस्कस करना है तो हमें पता है फॉर नो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फॉर नो सोल्यूशन द कंडीशन इज, क्या कंडीशन है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए, इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, यानी कि लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। चलिए रखते हैं, A1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो 3K + 1 है। A1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, तो K स्क्वायर + 1 है, इज इक्वल टू क्या बन जाए, B1 क्या है, यहाँ से 3 है और यहाँ से क्या है, तो K -2 है, ध्यान है साइन के साथ रखना है, इज इक्वल टू C1 क्या है, यहाँ से -2 है और C1 क्या है, यहाँ से -5 है, ये नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, चलिए इन दोनों को यदि मैं एक साथ कंपेयर करूँ, चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक बार इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। इन दोनों को यदि एक साथ लेकर के चलें तो क्या है, 3K + 1 अपॉन K स्क्वायर + 1 की वैल्यू K अपॉन K -3 अपॉन K -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 3K + 1 और यहाँ से क्या बनेगा, K -2, ये क्या बनेगा, तो 3K स्क्वायर प्लस का 3, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सीधे से सिंप्लीफाई के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3K स्क्वायर माइनस का 6K प्लस का K माइनस का 2 इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ से 3K स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना बचा, माइनस का 5K इज इक्वल टू ये 3 है और ये जाके उधर प्लस का 2 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 5K की वैल्यू प्लस का 5 हो गई, यानी कि K की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1। पहली कंडीशन को सॉल्व करने के बाद K की वैल्यू आ गई -1। दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं, किसको, दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्या K की वैल्यू -1 के लिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यदि हो रही है इसका मतलब K की वैल्यू -1 ही है, और यदि K की वैल्यू -1 करने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब K की वैल्यू -1 भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो दूसरे कंडीशन को हम देख लेते हैं।
दूसरी कंडीशन क्या है, 3/k-2 इज नॉट इज इक्वल टू 2/5 होना चाहिए। तो क्या k की वैल्यू -1 पुट करने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? 3/-1 - 2 नॉट इज इक्वल टू 2/5, ये क्या बन गया? -1 बनेगा, 3/-3 -1, और बिल्कुल -1 2/5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसके लिए? k इज इक्वल टू -1 के लिए। इसका मतलब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? फॉर k इज इक्वल टू -1 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, ये हमको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी में हमने यूनिक सोल्यूशन का भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, हमने मेनी या इनफाइनाइट सोल्यूशन का भी क्वेश्चन कर लिया और हमने नो सोल्यूशन का भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जैसा कि आपको पता है डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है, कैसे हमें सॉल्व करना है। जो भी लैंग्वेज है, जो भी गिवन होगा आपको उसको रीड करना है, रीड करने के बाद जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें वेरिएबल मानना है एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को अप्लाई करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, चलिए, तो ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं आपको बता ही दिया, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो सकता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है आपको लैंग्वेज के फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ड प्रॉब्लम में, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका सम और उसको उसके डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने पे जो नंबर मिला उसका सम। ठीक है, मतलब कोई भी एक 2 डिजिट नंबर, चलिए सपोज कर लेते हैं 14 है, तो कह रहा है ये नंबर और इनके यूनिट्स के प्लेस को रिवर्स करने पर क्या बनेगा? 41। तो कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि वो नंबर और उसके डिजिट के प्लेस को रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा उसका सम 165 है। ये तो हमने मान लिया है, वो नंबर हमें नहीं पता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये बोला है। आगे बोला है इफ द डिजिट डिफर बाई 3, मतलब उन डिजिट में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। मतलब इन दोनों डिजिट में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। वो हो सकता है 1 माइनस अगला वाला जो नंबर बने, मतलब हो सकता है यूनिट प्लेस माइनस टेंस प्लेस के डिजिट का डिफरेंस क्या है, मतलब उनका डिफरेंस क्या है? 3 है, जो भी गिवन है, या फिर यूनिट प्लेस माइनस टेंस प्लेस वो 3 हो, या फिर टेंस प्लेस माइनस यूनिट प्लेस वो 3 हो, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस होगा। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। और यदि हमने ऐसा मान लिया देन नंबर विल बी, नंबर क्या होगा आपको पता है। यदि यूनिट डिजिट 2 मान ले, टेंस डिजिट 5 मान ले, तो नंबर क्या बनेगा? टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 50 कितना बनेगा? 2 + 50 क्या नंबर बनेगा? 52। पता है जब भी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दिए रहते हैं तो उनसे मिलाकर नंबर बनाने के लिए टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, फिर जोड़ते हैं तो नंबर वो बनता है। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है हमें, यहाँ भी वही काम करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ भी हमें यही काम करना है। चलिए, तो यहाँ भी नंबर क्या बनेगा? द नंबर विल बी, टेंस प्लेस क्या है? वाई है, तो क्या बनेगा? 10y + यूनिट डिजिट x। ठीक है, तो ये तो ओरिजिनल नंबर बन गया। कह रहा है कि उसके ऑर्डर को रिवर्स करने पे, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने पे, तो ऑन रिवर्सिंग द digit place, the digits place, the number will be,
यदि डिजिट प्लेस मतलब डिजिट्स के प्लेस को यदि रिवर्स कर देते हैं तो नंबर क्या बनेगा, मतलब यूनिट डिजिट x माना था वो y हो गया, y जो है वो x बन गया, तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई बन जाएगा। ये रिवर्स करने के बाद का नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स करने के बाद है। ठीक है, आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अच्छा, गिवन कंडीशंस की यदि हम बात करें तो गिवन कंडीशंस कितनी है, 2 हैं। पहली कंडीशन तो ये बोला है कि इन दोनों का सम यानी कि 10y प्लस एक्स प्लस में 10x प्लस वाई, इसकी वैल्यू 165 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोला है, दूसरी कंडीशन बोला है कि इनके डिजिट का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो अब हमें तो पता ही नहीं है कि यूनिट वाला माइनस टेंस वाला 3 है या टेंस वाला माइनस यूनिट वाला 3 है, तो दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, या तो x माइनस वाई 3 है या फिर y माइनस x क्या है, 3 है। बात समझ में आ गई। चलिए एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वाले कंडीशन को देखिए, 10x प्लस एक्स 11x प्लस 10y प्लस वाई 11y, इसकी वैल्यू क्या हो गई 165। बात समझ में आ गई। इसको यदि इक्वेशन नंबर, चलिए काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। हमें 2 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है, तो पहले और दूसरे को सॉल्व कर लें, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो सेम से आई है। तो या तो पहले और दूसरे को सॉल्व करें तो एक सोल्यूशन मिलेगा, या तो पहले और तीसरे को सॉल्व करें तो दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि यूनिट माइनस टेंस प्लेस जो है वो 3 है या टेंस डिजिट माइनस यूनिट डिजिट वो 3 है, कुछ भी पता नहीं है। तो दोनों केस लेकर के चलना है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। पहला क्या है, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165। पहला क्या है, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165। ठीक है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 11 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 165 है। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 5 बार में। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इक्वेशन नंबर, चलिए इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, स्टार लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है इसके साथ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों को ऐड कर दें यदि, तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर मेथड आप चाहें जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कितना होगा 18, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 9 मिल जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही 9 मिली, किसी भी इक्वेशन में यदि आप पुट कर देंगे, इसको पुट इन इक्वेशन स्टार, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। जैसे ही पुट करेंगे x की वैल्यू क्या, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इसका मतलब जब भी हमने x माइनस वाई को इसके साथ सॉल्व किया तो x आ गया 9 और y आ गया 6। ठीक है, x और y हमें यहाँ से मिल गया। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन तो यही है, पहली इक्वेशन जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, इसके साथ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे, तो x से x कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा 9, और जैसे ही y की वैल्यू 9 आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में यदि आप पुट करते हैं तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू 9 आई तो y की वैल्यू 6 आई, एक बार y की वैल्यू 9 आई तो x की वैल्यू 6 आई। और ऐसा आने पर हम क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन से द नंबर, क्या लिखेंगे, द नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखे थे 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर तो यही था। y की वैल्यू क्या है 6 है, तो 10 इंटू 6 प्लस में x क्या है 9 है, कितना बन जाएगा ये 60 प्लस 9, 69 बना। कौन सा ओरिजिनल नंबर, जब इसको सॉल्व किया तो। अच्छा, इसको भी सॉल्व किया, ये भी तो गलत नहीं है, ये भी सही है, बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। तो नंबर क्या होगा, द नंबर विल बी क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, और 10 इंटू 9 प्लस 6 क्या बनेगा यहाँ से 90 प्लस 6 यानी कि 96। तो वो नंबर या तो 69 है या फिर क्या है 96 है, वो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को हमें इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और जो पूछा गया है उसी को हम वेरिएबल के फॉर्म में मानेंगे। और दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर डिफरेंस डिजिट का दिया था, तो हमें नहीं पता था कि यूनिट डिजिट माइनस टेंस डिजिट जो है वो 3 है या टेंस डिजिट माइनस यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो हमने दोनों केस लेके चलना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, a boat goes 12 kilometer upstream, 40 kilometer downstream in 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. दो कंडीशन दिया है। अब पहली बात तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, बोट के केस में आप 2 मिनट में समझ लीजिए। चलिए
जैसे मान लेते हैं ये वाटर है, ये वाटर लेवल है, आप सी मान सकते हैं, नदी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये बोट है, ठीक है। वाटर है तो वाटर की मान लेते हैं, वाटर की डायरेक्शन इधर है, वाटर की फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये तो फिक्स होगी वाटर की फ्लो की डायरेक्शन। एक बार एक काम करते हैं, बोट की डायरेक्शन हमने इधर ही मान लिया कि जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उधर ही बोट को हम चला रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वाटर इधर चल रहा है, यदि वाटर के फ्लो की डायरेक्शन यदि इधर है और हमने जो बोट की डायरेक्शन है वो अपोजिट मान लिया, तो दो कंडीशन हो गई, ठीक है। तो जब भी सेम डायरेक्शन हो वाटर का भी बोट का भी, तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। यदि हिंदी में बात करें तो धारा की दिशा में, मतलब वाटर की डायरेक्शन में। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इसको बोलते हैं क्या? अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, यदि मैं मान लेता हूँ वाटर की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है और बोट की अपनी खुद की स्पीड, यानी कि शांत जल में, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, यदि वाटर नहीं चलता तो मान लेते हैं इसकी खुद की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब आपको पता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो प्लेटफॉर्म भी चले और हम भी चलें तो दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब हमारी स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, हम जल्दी पहुंचेंगे। इसका मतलब जब भी डाउन स्ट्रीम का केस होता है तो बोट जितनी स्पीड से हम चलाते हैं उससे तेज स्पीड से चलती है। क्यों? क्योंकि वाटर भी उसको मतलब अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। तो जब भी एक बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ऐड हो जाती है वाटर की भी स्पीड, ठीक है। जब भी हम बात करें अप स्ट्रीम की, जैसे मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, मैं आपको इधर खींचूं, तो आप यदि 5 से चल रहे हैं और 2 से मैं आपको उल्टा खींचूं तो आप 5 से तो चलेंगे नहीं, आप तो 3 से चलेंगे, ठीक है। 3 की स्पीड से चलेंगे। इसका मतलब अपोजिट यदि डायरेक्शन है तो वाटर, जैसे हम जितने स्पीड से बोट को इधर लेके चलेंगे वाटर हमें पीछे ढकेलेगा। इसका मतलब वाटर अपनी स्पीड का तो हमारी स्पीड कम कर देगा। इसका मतलब अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस यही बात समझनी थी। तो जब भी डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड की बात करेंगे तो x प्लस वाई लेकर चलेंगे, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड बात करेंगे तो x माइनस वाई लेकर चलेंगे, और स्टिल वाटर में यदि हम बोट की स्पीड की बात करेंगे तो x किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड की यदि हम बात करेंगे तो y किलोमीटर पर आवर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अप स्ट्रीम यदि चलते हैं 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम चलते हैं 40 किलोमीटर तो टाइम लगता है 8 आवर्स, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, जैसा कि मैंने बता दिया, एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट या वाटर मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जैसा कि मैंने आपको बताया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और यदि बात करें हम स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम के कंडीशन में क्या हो जाएगी? तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, और आपको एक चीज और पता है, यदि मैं बात करूं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो इस कंडीशन का हम यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, और ये चीज़ हमें पता ही चल गई है। अब दो कंडीशन लगाया है, पहले कह रहा है कि अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर चल रही है और डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, तो टोटल टाइम लग रहा है 8 आवर्स, ठीक है। चलिए, मतलब अप स्ट्रीम में 12 और डाउन स्ट्रीम में 40। तो पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब टाइम जो लगा अप स्ट्रीम में, टाइम जो लगा डाउन स्ट्रीम में, दोनों को मिलाकर कितना दिया है? 8 आवर्स दिया है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू
सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अच्छा अप स्ट्रीम में कितना चल रहा था 12, तो डिस्टेंस क्या है 12, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में कितना 40, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होती है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, ये टोटल मिलाकर कितना है 8। यहाँ पर यदि बात करें सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन बोला है कि यदि अप स्ट्रीम में 16 चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में 32 चल रहे हैं, तो सेम टाइम लग रहा है। अप स्ट्रीम में 16 और 32 है डाउन स्ट्रीम में, यानी कि टी अप प्लस टी डाउन, अब भी कितना दिया है 8, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 16 चल रहा है और यहाँ पर 32, तो ये है x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई, ये मिला करके क्या है 8। तो इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या है इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया है कि जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाता है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर को हम कोई अलग वेरिएबल मानते हैं। कैसे मानेंगे, चलिए लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू a एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू b, ये मान लेते हैं। उसके बाद इसको माने हुए को हम इन दोनों में अप्लाई करते हैं, इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कौन सी इक्वेशन मिलेगी, यहाँ मिलेगी 12a प्लस का 40b इज इक्वल टू 8। यदि मैं एक काम करूँ 4 से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को तो क्या मिल जाएगा 3a प्लस 10b इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल गई। यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसी कंसेप्ट को तो 16a प्लस 32b इज इक्वल टू 8, एक काम करते हैं 8 से इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो 2a प्लस क्या मिलेगा 4b इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व होगा, देखिए कोई भी कोफिशिएंट आप बराबर कर दीजिए, तो यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट 3 है, तो कैसे बराबर होगा, इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको, तो 3a प्लस 10b इज इक्वल टू क्या है 2 है, 3a प्लस 10b इज इक्वल टू 2 है, और क्या था 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 है, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 है। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6a प्लस 20b इज इक्वल टू 4, और इसमें 3 से करेंगे तो 6a प्लस 12b इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब एक काम करते हैं इसको ले आकर के माइनस करते हैं तभी a एलिमिनेट होगा, यहाँ लिख देते हैं 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 3, दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/8। इस b की वैल्यू को कहीं भी यदि हम पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में ही तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3a प्लस का 10 इंटू 1/8 इज इक्वल टू क्या है 2 है, ये किससे कैंसिल होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 3a प्लस 5/4 इज इक्वल टू 2, इसको उधर शिफ्ट करिए तो 3a इज इक्वल टू 2 माइनस 5/4, इसको यदि और सॉल्व करते हैं तो 3a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8 माइनस 5/4, यहाँ से 3a की वैल्यू क्या मिली तो 3/4 मिली, यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई 1/4 मिल गई। तो ना ही हमें ये चाहिए ना ही हमें b चाहिए, हमें तो x और y चाहिए। a को हमने क्या माना था, a को हमने क्या माना था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगेन हमने क्या माना था a को 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माना था, और वही a किसके बराबर आ गया 1/4 के, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया 4 आ गया। सिमिलरली b की वैल्यू क्या माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और कितना आ गया तो 1/8 आ गया। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। हम इन दोनों इक्वेशन को यदि एक साथ सॉल्व करते हैं तो x और y दोनों आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूं तो y से y कैंसिल हो गया, चलिए इसको नाम दे दूं 3, इसको नाम दे दूं 4, तो यदि 3 + 4 दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू 8 + 4 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कहीं भी क्या 6, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। x क्या था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर क्या y किलोमीटर पर आवर यानी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये आंसर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम डिफेक्ट इन ट्रेन इंजन, ट्रेन की बात है कि 30 किलोमीटर चलने के बाद यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन के इंजन में कुछ डिफेक्ट हो जाता है,
डिफेक्ट इन ट्रेन इंजन, देयरफॉर इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 4/5 इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, मतलब ये है, मतलब ये बोला जा रहा है। चलिए आगे क्या है, आगे क्या देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 45 मिनट। मतलब ट्रेन को चलना है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर जाने के बाद उसके ट्रेन में इस इंजन में खराबी आ जाता है, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से 4/5 की स्पीड से वो चलने लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि स्पीड कम हो गई तो ट्रेन लेट पहुँचेगी। कितना लेट पहुँच रही है? 45 मिनट लेट पहुँच रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हैड इट हैपन आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर द ट्रेन वुड हैव रीच्ड 9 मिनट अर्लियर। इसका मतलब ये है कि यदि यही घटना, यही खराबी ट्रेन में यदि 18 किलोमीटर और आगे जा कर के हुआ होता, मतलब 30 नहीं, 30 + 18 यानी 48 किलोमीटर पर हुआ होता, तो ट्रेन जितना लेट पहुंची पहले 45 मिनट, उससे 9 मिनट और जल्दी पहुंचेगी। इसका मतलब पहले 45 मिनट यदि लेट थी तो अब 9 मिनट और कम लेट होगी, यानी 36 मिनट लेट होगी दूसरी कंडीशन में। बस यही बोला गया है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड डिस्टेंस ऑफ जर्नी, ये तो ऑप्शन है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताइए कि डेस्टिनेशन की डिस्टेंस क्या थी और ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, ये आपको बताना है। चलिए तो कंडीशन को पहले तो ड्रॉ करते हैं। कंडीशन में कुछ ऐसा बोला गया है कि एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन है, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। ट्रेन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है। पहले जब ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले करके y डिस्टेंस है। ठीक है, बात को समझना आप। पहला ये बोला है कि 30 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में खराबी हो जाती है। ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाती है? इसकी 4/5 हो जाती है, यानी कि 4/5x किलोमीटर पर आवर अब यहाँ से चलेगी आगे। तो डिस्टेंस यदि 30 किलोमीटर इधर है तो इधर डिस्टेंस कितना बचा? इधर बचा y - 30 किलोमीटर, यही बचा, पहली कंडीशन है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं हम क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, एंड लेंथ ऑफ जर्नी, जो पूछा गया है उसी को मानना है हमें। लेंथ ऑफ जर्नी y किलोमीटर। यदि ऐसा है देन द ओरिजिनल टाइम कितना लगता उसको चलने में, तो कितना लगता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि y/x आर लगता चलने में। ये तो हमने मान लिया अपने हिसाब से, लेकिन कंडीशन तो ऐसी है नहीं। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ से 30 किलोमीटर तो x डिस्टेंस से चली, यानी कि मान लेते हैं टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t2 लगा, और ये टाइम क्या लगा? जब ऐसा हो गया तो ट्रेन 45 मिनट लेट पहुंची। किससे लेट पहुंची? अपने ओरिजिनल टाइम से। ओरिजिनल टाइम t था, उससे 45 मिनट लेट पहुंची, यही तो हुआ। टाइम t1 + t2 मिलकर कितना लगा? t यानी कि जो लगना चाहिए प्लस 45 मिनट। अच्छा, t1 क्या है? 30 किलोमीटर चलना, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? x, प्लस t2 के लिए क्या है? डिस्टेंस क्या होगा? y - 30 अपॉन में स्पीड क्या है इसके लिए? 4/5x है, 4/5x है। टाइम ओरिजिनल कितना लगता? तो y/x, प्लस में 45 मिनट, और 45 मिनट को यदि आर में कन्वर्ट करेंगे तो 45 मिनट अपॉन 60 आर में हो गया। ये पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी। इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 30/x प्लस में 5y - 30 अपॉन में 4x इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा? इसको 15 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 और 4 बार कटेगा, तो यहाँ क्या मिला? y/x प्लस में 3/4। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो 4x, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 120 प्लस का इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5y - 150 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे 4x, यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा 4y प्लस का क्या बनेगा? 3x, यही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 माइनस ये कितना बनेगा? ये 5y माइनस का 30 इज इक्वल टू 4y प्लस का 3x। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 3x इस पूरे को उधर लेके जाएंगे, इस वाले को, तो क्या बनेगा? माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का 4y है, माइनस का 5y उधर जाएगा तो माइनस का y
इज इक्वल टू क्या है माइनस का 30। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या कहा, दूसरी कंडीशन ये कहा है कि यदि यही एक्सीडेंट या यही डिफेक्ट जो है, यही डिफेक्ट 18 किलोमीटर और जा कर के होता, मतलब 18 किलोमीटर और दूर जाता, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए स्पीड क्या होती, x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से आगे के लिए 4/5 x किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती, तो 30 + 18 48 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की y - 48 किलोमीटर। तो अगेन यही कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। 48 किलोमीटर के लिए x की डिस्टेंस है, x की स्पीड है, यानी कि t1 + t2 क्या लग रहा था ओरिजिनल से, अब जितना लेट 45 मिनट पहुंची थी उससे 9 मिनट पहले पहुंचेगी, यानी 36 मिनट लेट पहुंचेगी। ठीक है, यही तो बोला है। पहली कंडीशन में बोला था यदि ये है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लेट हो गया, 45 मिनट। और दूसरी कंडीशन क्या बोला है, यदि ये है तो यहाँ से यहाँ जाने में 9 मिनट और कम लेट हुआ, यानी कि 36 मिनट लेट होगा। यही तो बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो ये है 48 किलोमीटर के लिए x डिस्टेंस प्लस y - 48 किलोमीटर के लिए 4/5x की स्पीड है, इज इक्वल टू ये क्या है y/x t हो गया, और ये 36/60। ठीक है, चलिए इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं। तो ये 48/x प्लस का ये 5y - 48 अपॉन का क्या हो जाएगा, ये 4x, और ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम कैंसिल आउट करते हैं तो किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 4 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 3/5। ठीक है, तो y/x प्लस 3/5 बना। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ये 4x यहाँ बन क्या बना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 48 प्लस का ये क्या हुआ 5y - 5 × 48 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x बनेगा, ये 5y प्लस का क्या बनेगा, ये 15 प्लस का ये 5 से 5 कैंसिल हो गया ना, तो x बचा, यानी कि 3x। इसको अगेन सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा, माइनस का 5 × 48 और ये प्लस का 4 × 48, तो ये बनेगा 5y - का 48। ठीक है, इंटू इसको इधर से ले जाके 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5y प्लस का 3x। इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ बनेगा 25y - का 5 × 48 इज इक्वल टू इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 20y प्लस का 12x, यही बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, y को इधर लेके आइए तो बनेगा 5y - का 12x इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, 5 × 8 = 40 और 5 × 20 240। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और इसके पहले कौन सी इक्वेशन बनी थी, इसके पहले ये पहली इक्वेशन बनी थी। इस पहली इक्वेशन को और इस दूसरी इक्वेशन को, इन दोनों को यदि सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन है दोनों को यदि सॉल्व करते हैं तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। और आंसर क्या मिलेगा इस केस में, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। स्पीड को हमने x माना था, वो मिल जाएगा आपको x की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू जिसको हमने डिस्टेंस माना था 120 किलोमीटर। सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो भी कंसेप्ट थे उस कंसेप्ट को हमने क्या किया, देखा, और उसके साथ जो भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।